हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष यादव, सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी की 6वीं क्लास, जो कि होने वाली है अव्यवस्थित वाक्य खंड के ऊपर, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो PQRS के ऊपर। तो इसमें आपके सामने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। और कैसे हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे आपको सोचना है एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को करते समय पर, तो वो सारी बातें आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इस चैनल पर आरआरबी पीओ, ऑफिस असिस्टेंट और LIC असिस्टेंट के लिए जो भी हिंदी आपका है उसका हम सब लोग पाठ्यक्रम उसका कंप्लीट कर रहे हैं। और पिछली 5 वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि आपको इस तरह का बिल्कुल भी लेवल कहीं कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो हिंदी है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और अभी से अगर आप हिंदी की क्लासेस लेते रहेंगे, मेंस की डेली 30 या 35 मिनट का एक सेशन रहता है, डेली भी नहीं, हर 2 दिन में एक रहता है। तो आप खुद देखेंगे कि जब जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तक आपकी जो हिंदी है वो कम्प्लीटली आप ख़त्म कर चुके होंगे। और उसके बाद तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जो मेरा कंटेंट है वो इतना सॉलिड है कि आपको मेंस लेवल ही बिल्कुल फील होने वाला है। मैं बिल्कुल भी इधर उधर का कंटेंट लेकर नहीं आता हूँ, आप सब लोग जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर करते हुए। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, किस तरह से है, तो उसका एक छोटा सा हम लोग परिचय देख लेते हैं कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य, ये एक आपका परिचय हम देने वाले हैं। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें क्या होगा, उसमें 6-7 वाक्य लिख दिए जाएंगे और वो अव्यवस्थित रूप में लिखे होंगे। यानी कि जो वाक्य पहले आना है वो कहीं तीसरे पर लिख दिया, जो वाक्य दूसरे पर आना है उसको कहीं चौथे पर लिख दिया, इस तरीके से। तो वो सारा कुछ अव्यवस्थित रखा हुआ होगा। आपको उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में बनाना है, जिससे कि आपका एक सुसंगत गद्यांश बन सके। अब देखिए, इसी में वही बातें कही गई होंगी कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य उन वाक्यों का समूह है जिन्हें अव्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है। आपको इन वाक्य खंडों को अव्यवस्थित ढंग से लगाना होता है ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य या परिच्छेद बन सके। ऐसे किसी भी प्रश्न में 5 से 6 अव्यवस्थित वाक्य होंगे जो कि किसी विशिष्ट विचार या विषय पर केंद्रित होंगे। आपको इन वाक्यों से एक व्यवस्थित और सुसंगत वाक्य या परिच्छेद तैयार करना है। तो ये तो हमारा हो गया एक छोटा सा परिचय कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन के साथ करना क्या है। अब अगले पर आ जाइए कि आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, तो इन्हें हम देखते हैं कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य के प्रश्नों को हल करने के महत्वपूर्ण टिप्स, यानी कि आप इन्हें किस तरह से टैकल करने वाले हैं। सबसे पहला काम, पहले वाक्यों को एक बार पढ़ें और वाक्यों के क्रम को खोजने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे आप इंग्लिश में जो आप ट्रिक्स लगाते हो कि ये वाक्य यहाँ से शुरू हो गया तो ये नहीं होगा, नाउन ढूंढते हो, इस तरह से नहीं करेंगे। हम लोग इसे कैसे करेंगे, पहले हमें जो भी वाक्य दिए होंगे हम उन्हें एक बार पढ़ेंगे, उसका हम सारांश समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम उन्हें के क्रम में उन्हें लगाने की कोशिश करेंगे। फिर काट छाँट का तरीका अपनाएं। काट छाँट का तरीका अपनाएं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कुछ चीज़ें जो आपको अंदर से नॉलेज होनी चाहिए, कि काट छाँट का तरीका ये है कि मान लीजिए आपका कोई भी वाक्य ऐसी जगह से शुरू हो रहा है जहाँ पर कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, जैसे और से शुरू हो गया, या फिर एकदम से किसी बीच में से ही शुरू हो गया, की तरह से शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपको ये काट छाँट लगाना पड़ेगा कि इन वाक्यों को आप स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। फिर पूर्व सर्गों और विकारों को खोजें। पूर्व सर्गों और विकारों को खोजने का मतलब है कि आपके जो गद्यांश चलने वाला है उसमें किसकी बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिसमें बात पहले उस व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वो तो उसका पहले नाम आएगा, फिर उसके नाम के बाद ही तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी उसका सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन आएगा। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि कैसे हम इन चीज़ों को इंटरलिंक कर सकें। देखिए, चौथे में वही कहा गया है कि सर्वनाम को खोजें। फिर कालक्रम या घटनाक्रम को समझें, यानी कि जब आप वाक्य पढ़ रहे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई होगी, कौन सी घटना बाद में हुई होगी। उस हिसाब से आप अपने वाक्य के जो है क्रमों को डिसाइड करेंगे। फिर
संतृप्तियों का पालन करें। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप एक सारांश को लेकर चलिए, इधर उधर आप एकदम से रैंडमली किसी को लगाने की कोशिश मत करिए। फिर संरचना का पालन करें, यानी कि आप दो दो संरचना का पालन करने का मतलब हो गया कि जैसे आपके दो वाक्य हैं वो अलग अलग टूटे हुए लिखे हैं, तो आप ऐसे दो दो पेयर भी ढूंढ सकते हैं कि जो वाक्य आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वाक्य अगर लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से ऐसे पेयर भी ढूंढ सकते हैं जो आपस में कनेक्ट होंगे। मान लीजिए 3 और 5 का जो पेयर था वो आपस में कनेक्ट होता, तो यानी कि 3 और 5 एक साथ आएंगे, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। जब आप अपना वहाँ पर संरचना बना रहे होंगे तो आपको ये 3 और 5 एक साथ लेके चलना है। और ऐसे ही आप पेयर ढूंढ लीजिए कि 1 और 2 का पेयर मान लीजिए बन गया कहीं, और 4 और 6 का पेयर बन गया। अब इस तरह से आपने पहले पेयर तो बना लिए, अब ये पेयर जो लास्ट वाले जो पेयर्स हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं वो अगर आपने ढूंढ लिया तो फिर आपका इजीली बन जाएगा। तो ये सारे तरीके होते हैं कि हम इस तरह से इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये कैसे टैकल करने हैं। तो सबसे पहले आपको सारे के सारे वाक्य पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आप लगा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में आ जाता है तो हद से ज़्यादा 4 मिनट लगा दीजिए। 4 मिनट के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपने पहला या दूसरा तो खोज लिया, उसके बाद आप लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो 1 और 2 खोजने के बाद बस अपना ये देख लीजिए क्या इनमें से पहला और दूसरा वाक्य आपके ऑप्शन में पूछा गया है। अगर पूछा गया तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। उसके पीछे अगर आप 4 मिनट से ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप आगे वाले क्वेश्चंस जो आपके लिए आएंगे उनके लिए आप कम समय छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये बनना होगा तो ये आपका 3 से 4 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर ये बन रहा होगा तो 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाएगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम आप लेते हैं तो आप मेरे हिसाब से जितना आपने अरेंज कर लिया हो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि उसमें से अगर कोई आपको ऑप्शन में पूछा गया है तो उसका टिक करके आगे बढ़ते हैं, चाहे भले वो 1 या 2 क्वेश्चन आप कर पाएँ, लेकिन 4 मिनट से ज़्यादा इसके पीछे बर्बाद मत कीजिए। ये मैं आपको अपनी सलाह देता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन, अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें सबसे पहले निर्देश को पढ़िए कि क्या लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल लेके आए हैं और कुछ नहीं है, तो सिंपल है। निर्देश देखिए कि नीचे A, B, C, D और E में 5 कथन दिए हैं, इन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर का मतलब है आपसे वो पूछेगा कि उपरोक्त को सही क्रम में लगाने के बाद कौन सा वाक्य दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा वाक्य तीसरे नंबर पर आएगा। इस तरह से आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए अगर हमने इसका सही क्रम लगा दिया तो हमें पता है हम अपने सारे 5 क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो चलिए आइए पहले स्टार्ट करते हैं। तो अपने ग्राम्य जीवन की अनुभूति को ही इन्होंने अपनी रचनाओं में साकार किया है। गोदान उपन्यास को पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है मानो हम सच्ची घटनाओं का ब्यौरा पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सच्ची घटनाओं का ब्यौरा पढ़ रहे हैं, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सेंटेंस है वो अपनी से शुरू हुआ है, और आगे जब आपने सेंटेंस पढ़ा था तो आपको पता लग गया कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और गोदान उपन्यास आप सबको पता है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, तो सबसे पहले प्रेमचंद जी का नाम आना चाहिए। उसके बाद इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, जो सर्वनाम यूज हो रहे हैं वो आएंगे, यानी कि ये आपका पहले नंबर पर नहीं आ पाएगा, ये हमें पता लग गया है। फिर अगला देखिए, गाँवों में अपनी तरह के दोष थे परंतु शहरों में अधिक दोष थे। जहाँ गाँवों में जनता सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ी हुई थी, वहीं शहरी जनता पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभावों से आक्रांत थी। तो हमने अपना बी भी पढ़ लिया है, अभी हमें इसमें कोई अंदाज़ा नहीं लगा कि पहले नंबर पर कौन सा आने वाला है। फिर आता है कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में निम्न मध्य वर्ग का चित्रण किया है। इनकी कहानियों और उपन्यासों में अनेक पात्र गाँवों से संबंध रखते हैं। हाँ, ये हो सकता है पहला, क्योंकि यहाँ पे प्रेमचंद जी के बारे में स्टार्टिंग में बात की जा रही है, और जब आप दूसरा सेंटेंस देखते हो तो यहाँ पे गांव और शहरों के बारे में बात की जा रही है। और सी ऑप्शन में प्रेमचंद्र जी को भी स्टार्ट किया गया है, और इनके जो पात्र हैं वो गांवों से संबंध रखते हैं। इस बात में हमें यह भी पता लग रहा है कि गांव का जो पहला चित्रण है वो यहाँ पर हो रहा है। फिर आ जाइए डी पर पढ़ते हैं। एक और अंधविश्वास तथा आस्था थी तो दूसरी ओर कपट और अविश्वास। ये दोनों ही वातावरण दमघोटू थे, यानी कि दो चीज़ों के बारे में, दो तरह के वातावरण के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको अपना ध्यान रखना है।
फिर आते हैं ई पर, यद्यप हमारे गांव अभाव से ग्रस्त थे तो भी प्रेमचंद शहरी जीवन को श्रेष्ठ स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यानी कि पहले कहीं यद्यप हमारे गांव अभाव से ग्रस्त थे, ये आपका स्टार्टिंग में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि प्रेमचंद जी ने क्या किया है क्या नहीं किया वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको हमें इतना तो हमें पता लग गया कि जो भी हमारा स्टार्ट होगा वो सी से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमें ये साफ साफ पता लग रहा है पढ़ने के बाद कि प्रेमचंद्र जी की बात हो रही है सबसे पहले यहाँ पर, और गांव का पहला चित्रण या फिर गांव के बारे में पहली बार यहीं पर बताया जा रहा है, तो सी आपका हो जाएगा। अनेक पात्रों से संबंध, अनेक पात्र गांवों से संबंध रखते हैं। अब हमें ऐसा कुछ देखना है जो प्रेमचंद्र जी की कहानियों और उपन्यासों से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि क्या ऐसा कहीं पर भी मेंशन है कि प्रेमचंद जी की सबसे पहले रचनाओं की बात हुई तो उनकी रचनाओं की आगे भी तो बात होगी ना, कि किस तरह से वो गाँव से संबंध रख रहे थे। तो इस तरह का अगर आप कोई वाक्य पढ़ते हैं तो जब आप वाक्य ए पर आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है कि अपने ग्राम्य जीवन की अनुभूति को ही, यानी कि अनेक पात्र गांव से संबंध रखते हैं। अब क्यों संबंध रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि अपनी ग्राम्य जीवन की अनुभूति को ही इन्होंने अपनी रचनाओं में साकार किया है। यहाँ पे इनकी कहानियों और उपन्यासों की बात के तुरंत बाद जो अगली बात होनी चाहिए थी वो उनकी रचनाओं की, और उनकी ये जो बात की गई कि पात्र गाँव से संबंध रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं इसके बारे में होना चाहिए था। यानी कि सी के बाद आपका ए आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई भी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर सच्ची घटनाओं का ब्यौरा पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए ग्राम्य जीवन की यहाँ तक बात हुई है। अब यहाँ पर जब आप बी में देखते हैं तो गांव की और शहरों की बात होती है, ठीक है। फिर सी तो हम रख चुके हैं। फिर एक और अंधविश्वास, यानी कि गांव और शहरों के जो वातावरण है वहाँ इनकी बात हो रही है। तो ए के बाद आपको ऐसा कोई वाक्य लगाना है जहाँ पर शहर और गांव इन दोनों की बातों को लेकर आया गया हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए ये हमें कहाँ मिलता है, बी में तो गांव में अपनी तरह के दोस्त थे परंतु शहरों में, यहाँ पे भी कंपैरिजन चल रहा है। अब जब तक शहरों के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये भी तो बात है ना। और डी में भी कंपैरिजन की बात हो रही है तो बचता है ई, यद्यप हमारे गांव अभाव से ग्रस्त थे तो भी प्रेमचंद शहरी जीवन को श्रेष्ठ स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये हमारा जुड़ जाएगा ई। ये ई इसलिए जुड़ा क्योंकि बी और डी में, डी तो इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि यहाँ पे शहर और गांव के बारे में बात भी हो रही है और उनका नाम लिए बिना कंपैरिजन किया जा रहा है। यानी कि डी के पढ़ने से पहले ही शहर और गांव के बीच में कंपैरिजन होने लगा होगा, स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन बी में इस एकदम से ही कंपैरिजन शुरू हो गया है, लेकिन उस कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है वो भी तो पता होना चाहिए कि प्रेमचंद्र जी ने कंपैरिजन क्यों करना शुरू किया। वो इसलिए करना शुरू किया क्योंकि उनके जो गांव अभावग्रस्त थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शहरी जीवन को श्रेष्ठ स्वीकार करना को तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं थे, अब उनकी बातें होंगी। अब क्यों तैयार नहीं थे, गांव में अपनी तरह के दोस्त थे परंतु शहरों में अधिक दोस्त थे। यहाँ पे उन्होंने स्वीकार करने से मना किया है, फिर उसके कारण को बताया जा रहा है कि गांव में अपनी तरह के दोस्त थे लेकिन शहरों में उनसे अधिक दोस्त थे। तो जब आपने ये पढ़ा तो आपको ये समझ में आ गया कि ई के बाद आपका बी आएगा, बचता है आपका डी। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। अब आपको ये साफ साफ समझ में आ गया होगा कि हमने ये ही क्रम क्यों रखा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए पहले हम इसको सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए पूरा जो लाइनें थी वो हम पढ़ चुके थे। अब इसमें सी हमने इसलिए सबसे पहले उठाया क्योंकि हमें ये पता था कि जहाँ पर भी पहला वाक्य हमारा नॉर्मली वही बनता है जहाँ पर पहली बार किसी के बारे में बताया जा रहा हो। तो पूरे जब आपने लाइनें पढ़ी तो सी आपको सी जो लाइन थी या सी वाक्य ऐसा था जहाँ पर प्रेमचंद्र जी के बारे में बताया गया और उन्होंने रचनाओं में अपने गांव का जिक्र किया, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर हमने किया। फिर उसके बाद जब इनकी रचनाओं और गांव के बारे में बताया गया तो इससे लिंक करता हुआ अगला सेंटेंस हमें ए मिला जहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में फिर से बताया जा रहा था और गाँव के बारे में फिर से बताया जा रहा था, तो हमने ए जोड़ा। फिर उसके बाद ई हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि बी और डी में गांव और शहरों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन कंपैरिजन क्यों हो रहा है इसका कारण हमें पहले मिलेगा ना, कि हम आखिर इनका कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रेमचंद्र जी थे
वो ई वाक्य में हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो प्रेमचंद्र जी थे वो गांव उनके अभावों से ग्रस्त थे, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने शहरी जीवन को श्रेष्ठ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसका कारण हमें बी और डी में बताया गया है, तो बी इसलिए पहले आएगा क्योंकि बी में गांव की और शहरों की बात की जा रही है, और डी में गांव और शहरों की बात किए बिना ही, उनका नाम लिए बिना ही उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्रम हो गया। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर आपका पहला वाक्य कौन सा होगा, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर आपका दूसरा कौन सा वाक्य होगा। तो पहला वाक्य हमारा सी होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा वाक्य आपका ई होगा, चौथा बी होगा, पांचवा डी होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आराम से आपने किया होगा, और आपने ये भी सीखा होगा कि क्यों हमने एक के बाद एक क्रम लगाया और कैसे हमने इस चीज़ को अप्रोच किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में हमने 5 लाइनों की बात की, तो यहाँ पर हम आपके लिए 7 लेकर आए हैं। यानी कि पहला जो क्वेश्चन आपका होने वाला था वो थोड़ा सा सिंपल होने वाला था। अब अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। तो लेवल अप करके हमने 7 वाक्य कर दिए हैं, और ये आपका बिल्कुल मेंस लेवल है। मेंस में भी लगभग 6 से 7 वाक्य ही आपके सामने रखे जाते हैं, आपको फिर उन्हें क्रमबद्ध करना होता है। अब देखिए कहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है, हमें यहाँ से पढ़ना है। वाक्य ए से, कहाँ से, यहाँ से, दरवाजे की घंटी बजी, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं कि दरवाजे की घंटी बजी तो अमान तेजी से उठे, उधर रजिया भी किचन से तुरंत बाहर निकल आई। यहाँ पर दरवाजे की घंटी बजने की बात हो रही है, 2 कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियर से मिले लिफाफे पर उन्होंने एक नज़र डाली, उन्होंने किन्होंने, तो ये पहला वाक्य बन नहीं सकता। फिर अगर आपने पहला वाक्य ढूंढ लिया तो फिर आपके लिए चीज़ें इजी हो जाती हैं, क्योंकि पहले वाक्य बाद आप चीज़ों को लिंक करना शुरू करते हैं। फिर वे कोरियर वाले को निपटाने में लग गए और रजिया किचन में घुस गई, तो ये भी आपका पहला नहीं लगेगा क्योंकि वे का शुरू हो गया है, यानी कि किसी पहले करेक्टर की बात हो चुकी होगी, इसीलिए उसका प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर वे। फिर आसिफ ही होगा कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला, पर सामने कोरियर वाले को खड़ा देखकर उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। फिर से आ गया उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो ये आपका पहला नहीं हो पाएगा। फिर बैंक ने उनका खाता विवरण भेजा था, फिर से उनका आ गया। तभी रजिया उन खूबसूरत प्यालों में चाय लेकर आई जो उन्होंने विदेश से खरीदे थे, यहाँ भी उन्होंने आ गया। तो मतलब अभी तक हम यही ढूंढ रहे हैं कि पहला वाक्य हमारा कौन सा बनेगा। फिर उसे बिना खोले ही उन्होंने, अब केवल उन्होंने 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 इतनी बार आया है कि हमें ये पता लग गया कि BCDEFG में से कोई भी पहला वाक्य नहीं बनेगा। पहला वाक्य कौन सा बनेगा, फिर ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्वनाम यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है, और 2 कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो दरवाजे की घंटी बजी तो अमान तेजी से उठे, उधर रजिया भी किचन से तुरंत बाहर निकल आई, तो ये आपका ए बन गया। अब इससे लिंक होता हुआ क्या होगा, वे कोरियर वाले को निपटाने में लग गए, या फिर कोरियर वाले के बारे में इससे पहले वाली बात कहाँ हुई है, वो सर डी में हुई है कि आसिफ ही होगा कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि अगर दरवाजे की घंटी बजी है तो दरवाज़ा खोलने गए होंगे, तो आसिफ ही होगा कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला, पर सामने कोरियर वाले को खड़ा देख उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। ठीक है, ए के बाद हमारा क्या आएगा, डी आएगा। फिर उसके बाद उत्साह पर पानी फिर गया। फिर अगला देखो, बैंक ने उनका खाता विवरण भेजा था, या फिर वे कोरियर वाले को निपटाने में लग गए और रजिया किचन में घुस गई। अभी हमें तो इतना पता बैंक ने उनका खाता विवरण भेजा था, ये हम पहले इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अभी तो उन्होंने केवल कोरियर वाले को देखा है, और कोरियर वाले को जैसे ही देखोगे तो आपको ये तो पता नहीं लग जाएगा कि आपके पास कोरियर में क्या आया है कोरियर वाले को देख के। तो तीसरा वाक्य क्या हुआ होगा कि वे कोरियर वाले को निपटाने में लग गए, यानी कि कोरियर वाले को निपटाने का मतलब हो गया उससे कोरियर वगैरह लेने में लग गए, और रजिया जो किचन से बाहर आई थी वो किचन में वापस चली गई। तो ए डी के बाद सी आएगा। अब देखिए किचन में घुस गई, इसके बाद क्या है, यानी कि हमने कौन कौन से कर लिया। अब हमें इस पर ध्यान नहीं देना, ए पर ध्यान नहीं देना है, फिर हमें सी पर ध्यान नहीं देना, फिर हमें किस पे ध्यान नहीं देना, हमें अब डी पर ध्यान नहीं देना। फिर कोरियर से मिले लिफाफे पर उन्होंने एक नज़र डाली, अभी कोरियर से मिला उन्हें एक लिफाफा मिला, इस पर उन्होंने नज़र डाली, ये हो सकता है। फिर बैंक ने उनका खाता विवरण भेजा था, अब ये चीज़ तो उन्हें तब पता लगेगी जब उन्होंने उस कोरियर को देखा होगा, यानी कि बी के बाद ही ई आएगा कहीं।
फिर तभी रजिया उन खूबसूरत प्यालों में, अभी यहाँ रजिया किचन में घुसी और तुरंत तो लेके आएगी नहीं। फिर उसे बिना खोले ही उन्होंने सोफे के पास रखी तिपाई पर रख दिया और फिर से अखबार पढ़ने लगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये मेरा सेंटेंस इससे लिंक कहाँ होगा? सी के बाद आपको क्या लिंक करना है? वे कोरियर वाले को निपटाने में लग गए और रजिया किचन में घुस गई। अब कोरियर वाले को निपटाने के बाद उन्हें क्या मिला होगा? कोरियर से लिफाफा मिला होगा। तो अब ये बताइए क्या होगा कि कोरियर से मिले लिफाफे पर उन्होंने एक नज़र डाली, यानी कि सी के बाद आपका बी आ जाएगा। अब उन्होंने जब नज़र डाली है तो उन्हें पता लगा होगा कि कोरियर में क्या है। तो कोरियर में क्या था कि बैंक ने उनका खाता विवरण भेजा था, ये आपका लिंक हो गया। फिर खाता विवरण भेजा था, उसे बिना खोले ही, किसे? कोरियर को। कोरियर को बिना खोले ही उन्होंने सोफे के पास रखी तिपाई पर। तो फिर इसके बाद क्या आएगा? जी आएगा। दोबारा अखबार पढ़ने लगे तभी। अब जब वो दोबारा अखबार पढ़ने लगे तो आपका फिर एफ बचता है, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर मैंने यही कहता हूँ इसलिए आप संपादकीय रीड कीजिए, अच्छे से अच्छा आर्टिकल रीड कीजिए, रीडिंग हैबिट बनाइए, तो आपको ये जो घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको पता लग जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके लिए एक और मैंने अच्छा लेवल लिया। यहाँ पर आपके 6 वाक्य हैं, लेकिन ये अच्छा लेवल है, आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। वहाँ मैंने 7 लाइंस ली जरूर थी, लेकिन वहाँ पर मैंने एक कहानी सी आपको दी थी, लेकिन यहाँ पर कोई कहानी नहीं है, तो आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए इसको ढूंढते हैं। सबसे पहला है कि आप पढ़िए पूरे सेंटेंसेस को, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पहला आएगा, कौन सा दूसरा आएगा। चलिए पढ़ते हैं कि ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में मनुष्य और पृथ्वी के स्नेह बंधनों के अनेक प्रमाण मिलते हैं। अन्य जीवों में उन्नत होने का दायित्व मनुष्य को समझना चाहिए। उसे ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे पृथ्वी के अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है। फिर भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का नियंता नहीं बल्कि उसकी संतान है। पर्यावरण के प्रति ऋषि मुनियों की भावुकता और अनुराग इसका प्रमाण देती है। बुद्धि और विवेक में समृद्ध होने के कारण पर्यावरण संतुलन का दायित्व भी मनुष्य के ऊपर आता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सफलतापूर्वक निभाया था। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहला आप सेंटेंस कहाँ से बना सकते हैं? फिर जहाँ पृथ्वी को माता के रूप में पूजने की बात कही गई है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथव्या। फिर एफ में मनुष्य इस संसार का अप्रथम कृति है जिसके अंदर बुद्धि और विवेक की शक्ति है। अभी तक पढ़ने के बाद आपको ये समझ में ही नहीं आया कि हम अपना सेंटेंस शुरू कहाँ से करें, कहाँ से हम इस गद्यांश का पहला वाक्य हम दे दें। तो ये आपके सामने अगर पेपर में ऐसी स्थिति बनती है तो एक बार पढ़ के और देख लेना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। ये आपके लिए गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ में ना आए तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। इन 5 क्वेश्चंस को करने के चक्कर में अगर आपने कहीं इस पर 8-9 मिनट बर्बाद कर दिए और उसके बाद भी अगर आपका ये नहीं बन पाया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका कितना बड़ा लॉस हो चुका होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हम टैकल करेंगे। तो जब आप अपना पहला सेंटेंस पढ़ते हो कि ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में मनुष्य और पृथ्वी के स्नेह बंधनों के अनेक प्रमाण मिलते हैं, यानी कि मनुष्य और पृथ्वी के स्नेह बंधनों की बात हो रही है, अनेक प्रमाण भी मिल रहे हैं। तो मनुष्य और पृथ्वी की पहले किसी को जानकारी तो देनी पड़ेगी ना कि इनके संबंध कैसे। अगर आपको प्रमाण मिल रहे हैं तो इसके ऊपर पहले कोई क्वेश्चन उठा होगा, तब इसके प्रमाण आपको ढूंढना पड़ा है। समझ रहे हो? तो यानी कि हमारा जो ए नंबर है वो तो हमारा पहले नंबर पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। फिर अन्य जीवों में उन्नत होने का दायित्व तो मनुष्य को समझना चाहिए। उसे ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे पृथ्वी के अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर पहले मनुष्य को उन्नत दिखाना तो है कि कैसे मनुष्य उन्नत है, तो यहाँ पर यह भी तो नहीं समझ में आएगा। फिर भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का नियंता नहीं बल्कि उसकी संतान है। पर्यावरण के प्रति ऋषि मुनियों की भावुकता और अनुराग इसका प्रमाण देती है। ये शायद आ जाए, तो अभी हम इसको होल्ड पे डालते हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि अभी हम इसको होल्ड पे डालते हैं कि शायद ये पहला वाक्य बन जाए। फिर बुद्धि और विवेक में समृद्ध होने के कारण पर्यावरण संतुलन का दायित्व भी, यानी कि किसी और दायित्व की भी बात हो रही होगी, फिर एक और दायित्व की बात भी इससे की जा रही है, यानी कि ये भी आपका नहीं बनेगा। फिर बात आती है जहाँ पृथ्वी को माता। अब जहाँ पृथ्वी को माता, अब इससे पहले कोई और भी तो बात हुई होगी कि जहाँ पृथ्वी को माता के रूप में पूजने की बात की गई, कहाँ पर पृथ्वी को माता के रूप में पूजने की बात कही गई है, इस बात को देखना पड़ेगा। फिर आते हैं मनुष्य इस संसार का अप्रथम कृति है जिसके अंदर बुद्धि और विवेक की शक्ति है। अब यहाँ पर मनुष्य के बारे में पहली जानकारी मिली कि मनुष्य के बारे में
कुछ स्पेशल बातें कही गई हैं। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का नियंता ही नहीं, यानी कि मनुष्य प्रकृति का नियंता नहीं, ये बातें की गई हैं। लेकिन उससे पहले ये बताया गया कि मनुष्य आखिर है क्या, तो वही हमारा सबसे पहले बनेगा। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या बनेगा, एफ बनेगा कि मनुष्य इस संसार का अप्रतिम कृति है जिसके अंदर बुद्धि और विवेक दोनों हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या जोड़ेंगे, अब जिसके अंदर बुद्धि और विवेक दोनों की शक्ति है, ई हमारा इससे कोई लिंक हो नहीं सकता। फिर बुद्धि और विवेक में समृद्ध होने के कारण अब यहाँ पर ये बन सकता था डी आपका, लेकिन फिर वही बात कि इसका दायित्व भी, यानी इससे इसके पहले कोई एक और दायित्व तो मनुष्य को पकड़ाइए, फिर उसके बाद हम पर्यावरण संतुलन का दायित्व मनुष्य को देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके पास और कोई दायित्व क्या है। अब सी को अगर पढ़ते हैं तो भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का नियंता नहीं, उसकी संतान है, पर्यावरण के प्रति ऋषि मुनियों की भावुकता और अनुराग इसका प्रमाण देती है। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि जो मनुष्य है उसकी और विवेक की शक्ति है, इसको लिंक हम इससे कर पाएँ, सी में कर पाएँ, क्योंकि मनुष्य इस संसार की अप्रथम कृति है जिसके अंदर बुद्धि और विवेक की शक्ति है। और आप ऊपर कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का नियंता नहीं बल्कि उसकी संतान है और इसका प्रमाण देती है। तो पहले प्रमाण देगी तो भाई इससे पहले कुछ और बातें भी तो मनुष्य के बारे में होंगी होंगी या नहीं होंगी, तभी तो आप इन बातों के ऊपर पहुंचेंगे कि किस इस चीज़ का प्रमाण मिल रहा है, उस चीज़ का प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, फिर ऋग्वेद के पृथ्वी सूत्र में मनुष्य और पृथ्वी के स्नेह बंधनों के अनेक प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो पृथ्वी की बात हो गई और इन दोनों के बीच में स्नेह बंधन है, इसकी बात हो गई। लेकिन पृथ्वी की डायरेक्ट बात हो उससे पहले पृथ्वी और कहाँ पर आई है जहाँ पर पृथ्वी का इंट्रोडक्शन आया हो, वो सर बी में आया है कि अन्य जीवों में उन्नत होने का दायित्व। अब देखिए दायित्व की पहला बात यहाँ आया कि अन्य जीवों में उन्नत होने का दायित्व मनुष्य को समझना चाहिए, उसे ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे पृथ्वी के अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो एफ के बाद हम अपना बी लगाएंगे। फिर देखिए बताइए, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए। अब यहाँ पर अगर दायित्व की बात हो रही है फिर अगले दायित्व की बात इसके बाद ही तो होगी, तो हमारा डी आ जाएगा। एफ बी डी, समझ रहे हो ना कैसे लिंक कर पा रहे हैं। सोचने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी दोस्त, ऐसे ही नहीं हो जाते हैं क्वेश्चंस। और रीडिंग अगर करोगे तो चीज़ों को ढूंढ पाओगे, जैसे मैंने ये भी ढूंढा ना यहाँ पर, ऐसे ही वहाँ आपको भी ढूंढना चाहिए था कि ये मेरा नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा। अब इस भी को आपने ढूंढा तो आपको कितनी बातें पता लग गई कि ये बी और डी आपस में कनेक्ट होंगे, यानी एक दायित्व के बाद दूसरे दायित्व की बात आएगी और डी आपका पहले नंबर पे नहीं आएगा, और एफ के बाद बी कनेक्ट होगा तो एफ बी डी, यानी इस भी ने इन तीन सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करा दिया है। अब बचते हैं तीन सेंटेंस, चलिए अब इनको भी देख लेते हैं। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ तक तो बात हो गई कि इनके दायित्व की है। फिर जहाँ पृथ्वी को माता के रूप में पूजने की बात कही गई है, और ऋग्वेद के पृथ्वी सूत्र में मनुष्य और पृथ्वी के स्नेह बंधनों के अनेक प्रमाण मिलते हैं जहाँ पृथ्वी को माता के रूप में पूजने की बात कही गई, यानी कि पेयर बना दीजिए, ए का ई के साथ पेयर बनेगा। लेकिन क्या अब डी का ए के साथ पेयर बन रहा है? सफलतापूर्वक निभाया भी। ऋग्वेद के पृथ्वी सूत्र में मनुष्य और पृथ्वी के अनेक संबंधों को, या फिर अब ऋग्वेद की बात हो रही है तो उससे पहले ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेने से पहले ऋग्वेद कहाँ पर होता है इसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, कैसे कैसे भी, तभी तो हम इनकी बातें कर पाएंगे। तो ऋग्वेद कहाँ पे आएगा? भारतीय संस्कृति में आएगा, और भारतीय संस्कृति की बात सी में की गई है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का नियंता नहीं बल्कि उसकी संतान है, पर्यावरण के प्रति ऋषि मनुष्यों की भावुकता और अनुराग इसका प्रमाण देती है। अब ये प्रमाण कहाँ मिल रहा है? वो आपको ए में मिल रहा है, यानी कि सी और ए आपस में कनेक्ट होंगे। तो कुल मिला के हमारा कैसे कनेक्ट हो गया? एफ बी डी सी ए ई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था जहाँ पर आपका पूरा दिमाग घूम गया होगा। और चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को टैकल करना था। मैं चलिए एक बार और बता देता हूँ जिससे ये चीज़ें ना आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा ना करें। यहाँ पर देखो ऋग्वेद के इसमें अनेक प्रमाण मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। अब ये प्रमाण आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं पे ये भी तो बात होगी कि
प्रमाण अगर आप ढूंढ रहे हो तो प्रमाण क्यों देना पड़ा, इसकी बात आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो इसका संबंध किससे होना पड़ेगा, जब आपने अपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे कि इसका प्रमाण देती है। अब प्रमाण जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, ऋग्वेद दे रहा है, यानी ए और सी आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे और सी पहले आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सी में प्रमाण देने की बात हो रही है और ए में उस प्रमाण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, फिर ऋग्वेद में पृथ्वी सूक्त में मनुष्य और पृथ्वी के स्नेह संबंधों को अनेक प्रमाण मिलते हैं, और इसी में तो इस ऋग्वेद में ही तो पृथ्वी को माता के रूप में पूजने की बात कही गई है। तो फिर ई हो जाएगा, यानी कि सी ए ई का पेयर बना। फिर हमने कहा था कि देखो भी कितना अच्छा रोल निभाएगा कि ये डी पहले पे नहीं आएगा, और डी के साथ कौन जुड़ेगा, इससे दायित्व से, और यहाँ भी दायित्व की बात हो रही है तो दो दायित्व आपस में जुड़ेंगे, तो बी के बाद ही डी जुड़ेगा क्योंकि भी की बात है। अब बी किससे जुड़ पाएगा, जहाँ पे मनुष्य की आपको जानकारी मिलनी चाहिए, तो एफ बी डी, यानी कि एफ सबसे पहले आएगा, ये आपको पता लगा क्योंकि एफ में ही अकेला मनुष्य के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी स्पेशल। तो एफ बी डी और सी ए ई, तो यहाँ पे इसको हमने कैसे कर लेंगे, हम पेयर बना के कर लेंगे। और ये भी शब्द अपने आप में एक अनूठा वर्ड रहा जो आपको बहुत कुछ दिखा के गया कि कैसे एक छोटा सा वर्ड बहुत कुछ आपके सामने क्रिएट कर सकता है। तो सेशन ख़त्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात है कि अगर आपको सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आपको हिंदी की क्लासेस यहाँ पर डेली आपको मिल ही जाती हैं, और एग्ज़ाम से पहले पहले मैं 100+ सेशन करा चुका हूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, जैसे कि हमारी जो फैमिली है वो ग्रो कर जाए। अभी बिल्कुल छोटी सी फैमिली है हमारी, हमें फैमिली ग्रो करानी है, ये आपका दायित्व है कि आप फैमिली को ग्रो कराएं। और इसके साथ ही एक चीज़ और कि हम लोग कंप्यूटर के 1200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 1200+ ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये लगातार सीरीज हम इस पर बनाए हुए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और कि जो भी लोग कह रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर लाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लाइए, तो प्रीवियस ईयर के पेपर लाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपकी जो पहले हिंदी आ रही थी वो थोड़ा सिंपल आ रही थी, फिर उसके बाद और टफ हुई है और इस बार बहुत टफ आई थी। तो मैं उसी टफनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अरे वो पेपर अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं तब से आपको रियल कंटेंट नहीं मिल पाता। तो मैं 2020 में का एग्ज़ाम मैंने दिया है, इससे पहले तो मेरी एज भी नहीं थी, ना मैंने कभी फॉर्म डाले थे, तो 19 का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ तक है मेमोरी बेस्ड मैंने कुछ देखे हुए हैं, तो उनसे तो बढ़ के ही लेवल आया था, और मैं आपको उनसे और बढ़ के लेवल करा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर आप करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये चैनल एकदम रियल कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला है कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैं सिर्फ वही चीज़ें कराऊंगा, मैं आलतू फालतू चीज़ें नहीं कराऊंगा। ये चीज़ आपको पता भी होगी, क्योंकि मैं कोई पर्यायवाची आपको नहीं करा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कराने वाला आपको, क्योंकि ये आपसे कभी पूछी ही नहीं जाती हैं। फिर मैं आपसे कराता रहूँ, मैं संधि विकसित कराऊँ, समास कराऊँ, ये चीज़ें कराऊँ, ये आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आती हैं। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी मैं सिर्फ वो कराऊँगा, और आप मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।